हेलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिलेगा। अलग अलग कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज कितना होगा, उनकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये सारी की सारी कैलकुलेशंस आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। साथ ही हम इसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिनकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आज के इस लेक्चर के बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और ये आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। तो चलिए फटाफट से आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब कैपेसिटर्स को अगर आप सीरीज में लगाते हो या पैरेलल में लगाते हो तो फिर उनकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, उन पे चार्ज कितना रहेगा, ये हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। हमने देखो यहाँ पे कुछ कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा रखा है, हर एक का कैपेसिटेंस अलग अलग होगा, C1 C2 C3 सेम भी हो सकता है, लेकिन हम अलग अलग मान के इसको सॉल्व कर रहे हैं। और फिर आपने क्या किया, इस कॉम्बिनेशन को, इस सीरीज कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है या जिसकी इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट है ना, V वोल्ट की किसी बैटरी के अक्रॉस इसको लगा दिया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो ये कैसे चार्ज होंगे वो समझना ध्यान से। देखो यहां से, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है बैटरी की, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज चलेगा और पॉजिटिव चार्ज इस पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट के ऊपर आ जाएगा। कितना चार्ज आएगा, +Q। जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरी प्लेट के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इधर -Q, और इधर वाली सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस होगा। लेकिन क्योंकि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा होगा, रिपेल करेगा तो ये यहां पे चला जाएगा दूसरे वाले कैपेसिटर की पहली प्लेट के ऊपर, ठीक है। फिर अगेन यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, -Q, फिर इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, वो पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होके थर्ड कैपेसिटर की पहली प्लेट के ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये प्रोसेस आगे से आगे चलती रहेगी। फिर इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो इस नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, मतलब ये सिस्टम चार्ज हो रहा होगा। हर एक कैपेसिटर के ऊपर ध्यान से देख के बताओ चार्ज की वैल्यू सेम है या अलग अलग है? सेम ही है, इस पे भी उतना ही चार्ज होगा, इस पे भी उतना ही, इस पे भी उतना ही। तो अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल चार्ज कितना स्टोर किया सिस्टम ने, तो कितना बताओगे? टोटल चार्ज इस सिस्टम ने कितना स्टोर किया? तीन कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, हर एक पे चार्ज की वैल्यू Q है, तो टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ बताओ? टोटल चार्ज कितना स्टोर होगा इस सिस्टम के अंदर? तो टोटल चार्ज होगा Q। 3Q मत कर देना, आप बोलोगे सर इस पे भी Q है, इस पे भी Q है, इस पे भी Q है, तो 3Q हो गया ना, ये तो नहीं, Q ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि पहले कैपेसिटर के ऊपर चार्ज दिया था बैटरी से, उसके बाद में तो अपने आप ही इंड्यूस होता गया। क्या वो चार्ज हमने बैटरी से लिया है क्या बाकी कैपेसिटर्स के लिए? नहीं। इसका मतलब जो सिस्टम ने चार्ज स्टोर किया है वो Q ही माना जाएगा। चाहे आप 50 कैपेसिटर सीरीज में लगा दो, टोटल चार्ज कितना रहेगा? Q ही मानेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। अब हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम है, लेकिन क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है इसलिए इनकी प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वो अलग अलग आएगा। जैसे पहले कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, दूसरे कैपेसिटर के लिए V2 है, तीसरे के लिए V3, तो V1 कितना होगा? तो V1 आएगा, याद करो कैपेसिटर के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, Q = CV लिख दो या V = Q/C लिख दो, एक ही बात है। तो चार्ज है Q पहले कैपेसिटर पे और C मतलब कैपेसिटेंस है C1, तो V1 हो गया Q/C1। ऐसे ही बता दो V2 कितना आएगा, V2 बता दो Q/C2, V3 कितना आएगा Q/C3, ये आ जाएगा। आया समझ में? तो हर एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में याद रखो वोल्टेज हमेशा डिवाइड होता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट सीरीज में कनेक्ट होंगे वोल्टेज जो भी उस सिस्टम को दिया जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा, है ना, उन इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में। तो हर एक कैपेसिटर में वोल्टेज क्या होगा? अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है, V1 V2 V3। हाँ, अगर ये सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर होते, सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर होते तो वोल्टेज 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाता, V/3 V/3 V/3। लेकिन क्योंकि अभी कैपेसिटेंस अलग अलग है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग आएगा, वो इस फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करके देखते हैं कि जो सिस्टम है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा।
तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करोगे, तो उसका एक तरीका है, हम मान लेते हैं कि इन तीनों के बराबर एक अकेला कैपेसिटर है जो अकेला ही इन तीनों के बराबर काम कर रहा है। उसको जब आप V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करते हो तो वो उतना ही चार्ज स्टोर करता है जितना ये तीनों मिलके कर रहे हैं। तीनों मिलके टोटल कितना चार्ज स्टोर कर रहे हैं, Q। ये अकेला Q चार्ज स्टोर कर लेगा, बोलो। तो ये हो गया ना इनका इक्विवेलेंट। भाई इनके बराबर ये अकेला अगर खुद ही काम कर दे तो ये इनका इक्विवेलेंट है एक तरह से। इन तीनों को हटाओ, इसको अकेले को लगाओ, ठीक है। इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, V इक्वल टू क्यू बाई सी। सी मतलब इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है। अच्छा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं CS, तो मैं इसको CS नाम का एक कैपेसिटर बोल देता हूं। इसका कैपेसिटेंस कितना है, CS। S मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। आया समझ में। यहां पे एक चीज नोटिस करो, टोटल वोल्टेज कितना सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, V वोल्टेज यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा V1 V2 V3 तो मिला के कितना आना चाहिए, V इक्वल टू आना चाहिए V1 प्लस V2 प्लस V3 आना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें, टोटल वोल्टेज कितना सप्लाई किया, V, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो तीनों को ऐड करोगे तो आएगा तो V के बराबर ही। अब इस V की जगह लिख दो Q बाई सी एस। क्या लिख देंगे, Q बाई सी एस। V1 की जगह लिख दो Q बाई C1, V2 की जगह लिख दो Q बाई C2, V3 की जगह लिख दो Q बाई C3। दोनों साइड में Q से Q कैंसिल, तो इधर आएगा 1 बाई सी एस इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये लो जी आंसर आ गया। आया समझ में। तो इस तरीके से हम कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। जैसे आपको 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर दे रखे हैं, तीनों को आपने सीरीज में लगा दिया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। तो कौन कौन से कैपेसिटर हैं, 1, 2 और 3 माइक्रोफेरेड। तो ये आएगा 1 बाई सी एस इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3। एलसीएम कितना लेंगे, 6 एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा इधर 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 11 बाई 6। अब क्योंकि ये 1 बाई सी एस की वैल्यू आ रही है तो सी एस कितना आएगा, उल्टा कर दो इसका, सी एस आ जाएगा 11 बाई 6 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, अच्छा ये 6 बाई 11 आ जाएगा, 6 बाई 11 माइक्रोफेरेड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो 1 से भी कम आ रहा है। ध्यान से देख के बताओ, 6 बाई 11 तो 1 से भी कम हो गया। भाई 3 कैपेसिटर आपने सीरीज में लगाए थे, कौन कौन से, 1, 2 और 3 माइक्रोफेरेड के। टोटल मिला के कितना मिला सीरीज कॉम्बिनेशन में, 6 बाई 11। 6 बाई 11 का मतलब क्या है, 6 बाई 11 का मतलब है 1 से भी कम। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा कम हो जाएगा। जब भी आपको ज्यादा वैल्यू के, ज्यादा कैपेसिटेंस के कैपेसिटर गिवन हो और आपको कम कैपेसिटी का कैपेसिटेंस चाहिए या कम कैपेसिटी का कैपेसिटर चाहिए, तो क्या करोगे, हम उनको सीरीज में लगा देंगे। भाई 10-10 माइक्रोफेरेड के आपके पास कैपेसिटर हैं, आपको 5 माइक्रोफेरेड ही चाहिए। अब 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर अवेलेबल ही नहीं है मान लो, तो क्या करोगे, 10-10 माइक्रोफेरेड के 2 कैपेसिटर को सीरीज में लगा दोगे। तो 1/10 प्लस 1/10 ये आ गया 2/10 यानी कि 1/5। फिर उल्टा करेंगे क्योंकि लास्ट में उल्टा करना पड़ेगा, 1 बाई सी एस का फॉर्मूला है ना ये, तो सी एस के लिए उल्टा करना पड़ता है, तो सी एस आएगा 5 माइक्रोफेरेड। तो इस तरीके से करना होता है। आया समझ में, आसान है एकदम, ठीक है। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर इन पैरेलल, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको कितना मिलेगा, है ना, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 कैपेसिटर दिखा रखे हैं, देखो। पहला कैपेसिटर C1 कैपेसिटी का है, दूसरा C2, तीसरा C3, मतलब तीनों का कैपेसिटेंस हमने अलग अलग एज्यूम कर रखा है। और सपोज करो इस कॉम्बिनेशन को आपने क्या किया हुआ है, एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। किससे कनेक्ट किया हुआ है, एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है जिसका वोल्टेज कितना है, V, यानी कि V वोल्ट की बैटरी से इसको हम इस कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, एक चीज याद रखनी है आपको कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है। हर एक जो कंपोनेंट होगा, हर एक जो इंस्ट्रूमेंट होगा, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे ये तीनों कैपेसिटर अगर V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है तो हर एक कैपेसिटर को वोल्टेज कितना मिलेगा, V मिलेगा, सेम मिलेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा सेम होता है। अब हमने एक कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू CV, याद है क्या, Q इक्वल टू CV। अगर पूछा जाए कि पहले कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है, तो मान लो बैटरी से Q चार्ज चला इन कैपेसिटर्स के ऊपर स्टोर होने के लिए। अब यहां पे देखो 3 रास्ते हैं चार्ज के लिए, तो
चार्ज यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, पहले कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आएगा Q1, दूसरे पे आएगा Q2, तीसरे पे आएगा Q3। किस हिसाब से डिवाइड होगा? ये कैपेसिटी के हिसाब से डिवाइड होगा। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा होगी, C की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी उसके लिए Q की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि V तो सबके लिए कॉमन है, V तो सबके लिए सेम है। तो जिस कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, इन तीनों में से जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा, है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं बोलूं कि पहले कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है बताओ, तो Q1 इक्वल टू C1V। अगर बोले सेकंड कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर किया, तो C2 इंटू V। तीसरे कैपेसिटर ने Q3 इक्वल टू C3 इंटू V। ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, इसी फॉर्मूले से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करी है। ठीक है जी। अब हमें फाइंड करना है कि इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो उसके लिए एक काम करते हैं, सपोज तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो है Cp, मतलब इन तीनों के बराबर ये कोई Cp कैपेसिटी का कैपेसिटर है जो अकेला काम कर सकता है। अगर बोला जाए तीनों ने मिलकर टोटल कितना चार्ज स्टोर किया, Q, तीनों को कितना वोल्टेज हमने सप्लाई किया, V। तो अगर V वोल्ट इस कैपेसिटर को, इक्विवेलेंट कैपेसिटर को सप्लाई करेंगे तो ये भी कितना चार्ज स्टोर कर लेगा, Q चार्ज ये भी स्टोर कर लेगा जितना इन तीनों ने मिलके किया है। तो ये इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा Q इक्वल टू Cp इंटू V। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग C की जगह Cp आ जाएगा। Cp मतलब इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। एक चीज बताओ कि यहाँ पे कौन सी चीज डिवाइड हो रही है, तो Q चार्ज चला था और वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अच्छा, अब ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। देखो Q की जगह आपको लिखना है Cp इंटू V, Q1 की जगह क्या लिखोगे, C1V, Q2 की जगह C2V, Q3 की जगह C3V लिख देंगे। देखो दोनों साइड में V से V कैंसिल, तो Cp इक्वल टू क्या आ गया बोलो, C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब 3 कैपेसिटर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको कितना मिल रहा है बताओ, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि डायरेक्टली उनको ऐड करेंगे तो जितना भी कैपेसिटेंस आएगा वो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। फॉर एग्जांपल 1, 2 और 3 माइक्रोफेरेड के आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, तीनों को आपने पैरेलल में लगा दिया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6 माइक्रोफेरेड मिलेगा। इसका मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हो गया। देखो 1, 2 और 3 कैपेसिटी के कैपेसिटर्स थे, इक्विवेलेंट कितना आया, इक्विवेलेंट आया 6, मतलब इनसे भी ज्यादा आ गया। इसका मतलब कैपेसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गई। तो अब एक चीज याद रखो कि जब भी आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाते हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ेगा, सीरीज में लगाओगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस घटेगा, है ना, कम हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या है, जैसे आपके पास कई बार क्या होता है कम वैल्यू के कैपेसिटर अवेलेबल होते हैं, 10 माइक्रोफेरेड के बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, आपको चाहिए किसी सर्किट में 30 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस, तो आप एक काम कर सकते हो 10 माइक्रोफेरेड के जो कैपेसिटर्स हैं उनको 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा दो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिल जाएगा 30, है ना। तो इस तरीके से आप मतलब कम वैल्यू के कैपेसिटर्स को जोड़ के आपस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हो, है ना, ये इसका बेनिफिट होता है। आया समझ में? ठीक है, क्लियर एकदम। आगे बढ़ते हैं, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करके देखेंगे। उससे पहले एक चीज और देख लो, कॉमन पोटेंशियल, है ना। कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या है, देखो कई बार क्या होता है कि आप अलग अलग कैपेसिटर्स को जिनको अलग अलग वोल्टेज तक चार्ज कर रखा है उनको आप पैरेलल में लगा देते हो। जैसे 2 कैपेसिटर का एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो आपके पास 2 कैपेसिटर है जो कि अलग अलग वोल्टेज तक चार्ज है। अब आपने क्या किया, इनको पैरेलल में लगा दिया। आपने क्या किया, इन दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये पहला केस है। पहले केस में जो पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर्स की वो आपस में कनेक्टेड है और नेगेटिव प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है ना। इस पे Q1 चार्ज है, इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और कैपेसिटेंस C1 मान लो। ऐसे इस पे चार्ज Q2 मान लो, पोटेंशियल डिफरेंस V2 मान लो, कैपेसिटेंस C2 मान लो। ये पहला केस है। दूसरा केस ही हो सकता है कि दोनों कैपेसिटर्स की जो प्लेट्स हैं वो उल्टा कनेक्टेड हो, एक की पॉजिटिव प्लेट दूसरी की नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अगर ऐसा होगा तो फिर कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अगर आप इनको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो। इस तरीके से ये 2 अलग अलग केस ले लेते हैं, Q1 Q2, ये हो गया C1 कैपेसिटी का कैपेसिटर, ये C2, ये V1 और ये V2। ठीक है,
एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। देखो आपको, अच्छा कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या है, जब भी आप इन दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाओगे तो आपको एक चीज तो पता ही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होती है, हमेशा वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसका मतलब शुरुआत में भले ही ये अलग अलग वोल्टेज तक चार्ज थे, लेकिन जैसे ही आप इनको पैरेलल में लगाओगे तो अब वोल्टेज क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात है ये। तो इसमें क्या होता है, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, कुछ चार्ज इधर से इधर चला जाएगा या इधर से इधर चला जाएगा, और तब तक जाता रहेगा जब तक कि इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता और इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल आपस में बराबर नहीं हो जाता। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में और इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, वो बराबर आ जाएगा फिर। तो ये वाली प्रोसेस होती है। तो वो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल टू क्यू बाई सी, पढ़ा था कि कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला होता है। बस आपको इतना सा काम करना है, V इक्वल टू क्यू नेट अपॉन सी नेट। क्यू नेट का मतलब है टोटल चार्ज, है ना, नेट चार्ज। सी नेट का मतलब है नेट कैपेसिटी, नेट कैपेसिटेंस। जैसे मैं पहले केस में, इसलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं, इस फॉर्मूले को पहले केस में लगा के बता रहा हूं। देखो पहले केस में क्योंकि पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो चार्ज तो यहाँ पे कैंसिल होगा नहीं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे V इक्वल टू Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2, और कैपेसिटी कितनी होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, C1 प्लस C2, है ना। ये लो जी आंसर। आप चाहो तो Q1 को C1 V1 भी लिख सकते हो, Q2 को C2 V2 भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये बन गया फॉर्मूला। अगर बोले कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स उल्टा कनेक्टेड है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव से, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव से, तो उस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सॉरी कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा। तो कॉमन पोटेंशियल के लिए आपको फॉर्मूला वही लगाना है, क्यू नेट अपॉन सी नेट। लेकिन देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से कैंसिल हो रहा होगा, तो यहाँ पे Q1 माइनस Q2 लिखना पड़ेगा ऊपर। Q नेट कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, ज्यादा में से कम वाला चार्ज माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कितना होता है, C1 प्लस C2, तो नीचे तो C1 प्लस C2 ही आएगा, मतलब बस ऊपर फर्क पड़ेगा या माइनस आ जाएगा, यानी कि C1 V1 माइनस C2 V2 भी आप इसको लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस तरीके से ये दो अलग अलग केस होते हैं। अगर आप जो कैपेसिटर्स है उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो उनका जो कॉमन पोटेंशियल है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगर मान लो 3 कैपेसिटर होते तो यहाँ पे प्लस Q3 कर देते, प्लस C3 कर देते, इधर भी वैसे ही करते। अगर जो जो कैपेसिटर सेम तरीके से कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट आपस में कनेक्टेड है, उनको ऐड कर लेते उनका चार्ज, और जो उल्टा कनेक्टेड होती है उसका माइनस कर देते, इस तरीके से सॉल्व कर देते। तो ऐसे करना होता है हमको। आया समझ में, ये आसान है एकदम, ठीक है। चलो आगे, लो जी क्वेश्चन करके देखते हैं बहुत सारे, क्योंकि कैपेसिटर्स के ऊपर मोस्टली जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द फिगर शोज ए नेटवर्क ऑफ 5 कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू ए 10 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे 5 कैपेसिटर दिखा रखे हैं जो कि 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। फिर आपको बोला कैलकुलेट द चार्ज एक्वायर्ड बाय द 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। 5 माइक्रोफेरेड कौन सा भाई, ये वाला, ये 5 माइक्रोफेरेड है, ये 15, ये 20, ये 10 और ये 10, है ना। तो ये जो 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है इसने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है वो चार्ज कैलकुलेट करके बताना है। तो चार्ज तो हम तब कैलकुलेट कर पाएंगे जब V की वैल्यू पता होगी। इसका कैपेसिटेंस तो दे ही रखा है 5 माइक्रोफेरेड। Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला लगाने के लिए क्या पता होना चाहिए, V पता होना चाहिए, C तो दे ही रखा है, तभी तो हम चार्ज कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है ये कितने वोल्टेज तक चार्ज हुआ है यहाँ पे, है ना, कितने वोल्टेज तक ये चार्ज हुआ है, ये हमको पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे, देखो बिल्कुल आसान है। पहले तो इस सर्किट को ध्यान से देखो, देख के बताओ कि ये जो 10 माइक्रोफेरेड है और ये जो 10 माइक्रोफेरेड है ये कैसे कनेक्टेड है, आपस में सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में। ये A पॉइंट मान लो, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट मान लो, ठीक है। देखो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, ध्यान से देख के बताओ। इन दोनों कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट B पे कनेक्टेड है और नीचे वाली प्लेट C पे जाके कनेक्टेड है, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसे ही देख के बताओ कि ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, ये भी पैरेलल में, इन दोनों की ऊपर वाली प्लेट B पे, नीचे वाली प्लेट A पे। आया समझ में। तो मैं इसको वापस से ड्रॉ कर रहा हूं समझाने के लिए। देखो ये मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूं, ये B पॉइंट आ गया अपना इधर, ये मैंने इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर यहां पे दिखा दिया।
फिर इधर इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है उधर वाले दो का, ये आ गया सी पॉइंट, ये आ गया ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है 20 माइक्रोफेरेड का, और साथ में इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी भी कनेक्टेड है, कितने वोल्टेज की, 10 वोल्ट की। ये लो जी, है ना, ये सर्किट है ना। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो 10 और 10 पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में जब भी कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए डायरेक्टली हम उनको ऐड कर लेते हैं, C1 प्लस C2 करते हैं, यानी कि 10 प्लस 10 कितना कर दूं, 20 माइक्रोफेरेड कर दूं। इधर 15 और 5 क्या है पैरेलल में, पैरेलल में कितना होगा इनका, 15 प्लस 5, ये भी कितना आ गया, 20 माइक्रोफेरेड। आया समझ में। अब एक चीज सोच के बताओ, ध्यान से देखो इधर, अगर मैं बोलूं कि जो 20 कितना वोल्टेज सप्लाई किया, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट यहां पे सप्लाई किया जा रहा है सर्किट को, तो इस 20 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर को कितना वोल्टेज मिलेगा, कितना वोल्टेज मिलेगा, ध्यान से देख के बताओ। ये जो 20 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, क्या ये ए और सी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, हाँ जी, ए और सी के बीच में, और ए और सी पॉइंट के बीच में ये आपने बैटरी कनेक्ट की हुई है। इसका मतलब बैटरी जो भी वोल्टेज सप्लाई कर रही है पूरा का पूरा 20 माइक्रोफेरेड को मिल रहा है, तो इस 20 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर को वोल्टेज मिला 10 वोल्ट। आया समझ में, लिख देता हूं इधर, इसको मिला 10 वोल्ट। फिर ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये देखो दो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन बन गया। अब इन दोनों को आपने ऐड करके 20 बना दिया, उधर इन दोनों को ऐड करके 20 बना दिया। अब ये 20 और 20 के दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो गए आपस में, कौन से दो पॉइंट्स के बीच में, ए और सी पॉइंट के बीच में। ये दो कैपेसिटर भी ए और सी के बीच में कनेक्टेड है ना, तो ए और सी के बीच में तो आपने 10 वोल्ट का वोल्टेज दे रखा है, यानी कि इन दोनों को भी टोटल कितना मिलेगा, 10 वोल्ट ही मिलेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होती है, वोल्टेज। इसको अगर 10 वोल्ट मिला है तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को, सॉरी इस सीरीज कॉम्बिनेशन को जो कि इसके पैरेलल में है ना, ए और सी के बीच में ये कनेक्टेड है और ए और सी के बीच में ही ये वाली ब्रांच कनेक्टेड है, तो इसको और इसको वोल्टेज क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। वोल्टेज क्या मिलेगा, सेम। अगर वोल्टेज सेम मिलेगा तो मतलब इस सीरीज कॉम्बिनेशन को मिला 10 वोल्ट, है ना, ये बैटरी वाला जो 10 वोल्ट है ना वो इस सीरीज कॉम्बिनेशन को मिल गया। अब क्योंकि ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो 20 में सॉरी 10 में से 5 वोल्ट इधर आ जाएगा और 5 वोल्ट इधर आ जाएगा, टोटल मिला के 10 वोल्ट हो गया ना दोनों कैपेसिटर पे। अगर ये अलग अलग कैपेसिटी के कैपेसिटर होते तो फिर सॉल्व करना पड़ता कि किस पे कितना वोल्टेज होगा, क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स पे, है ना, दोनों कैपेसिटर्स पे मतलब वोल्टेज इसलिए बराबर डिवाइड हो रहा है क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस सेम आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, हमें तो ये पता करना था कि 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर किया, तो उसके लिए इसका वोल्टेज पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो कैपेसिटर है और ये वाला जो कैपेसिटर, ये कैसे कनेक्टेड है आपस में, पैरेलल में। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को कितना वोल्टेज मिला, 5 वोल्ट। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आया था, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया था, 20 माइक्रोफेरेड, जिसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, 5 वोल्ट। इसका मतलब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को 5 वोल्ट वोल्टेज मिलेगा, और क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है इसका मतलब इसमें भी 5 वोल्ट होगा, इसमें भी 5 वोल्ट होगा। आई बात समझ में, दोनों को वोल्टेज क्या मिलेगा, सेम। क्यों मिलेगा सेम, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को कितना वोल्टेज दिया हमने, 5 वोल्ट, इसलिए इसमें भी 5 वोल्ट है, इसमें भी 5 वोल्ट। तो अगर हमें पूछा जाए कि चार्ज कितना स्टोर कर रखा है 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर ने, तो हम लिख देंगे चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। बताओ कितना आएगा, चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला लगा दो, C है 5 और माइक्रोफेरेड है ना, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, वोल्टेज है 5 वोल्ट, यानी कि आ गया 25 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ये अपना आंसर। अगर बोले कि बताओ कि इस 15 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर किया, सेम फॉर्मूला चिपका दो, बस इसके लिए C की वैल्यू 15 माइक्रोफेरेड लिख देना, वोल्टेज 5 वोल्ट है। पूछे इस वाले कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर किया, तो इस वाले इन दोनों कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन ने भी 5 वोल्ट वोल्टेज ले रखा है, इसका मतलब इसको भी 5 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 5 वोल्ट। पैरेलल में वोल्टेज सेम ही मिलता है, कितने भी इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर दो, कितने भी कैपेसिटर लगा दो पैरेलल में, सबको वोल्टेज सेम मिलेगा, तो इसको भी 5 वोल्ट, इसको भी 5 वोल्ट। इस तरीके से किसी भी कैपेसिटर पे आप अब चार्ज की वैल्यू बता सकते हो। पूछे इस वाले कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर किया, Q इक्वल टू CV, C दे ही रखा है, V हमने पता कर लिया। आसान है एकदम, इस तरीके से करना होता है। आई बात समझ में, ठीक है।
चलो जी आगे बढ़ते हैं, देखो और क्वेश्चंस करके देखते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द, ये कोई पॉइंट ए और बी है, इन द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो ईच कैपेसिटर इज ऑफ 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस। हर एक जो कैपेसिटर है वो 2 माइक्रोफेरेड का है। अब यहां पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। वैसे तो ये सारे एक ही ब्रांच में कनेक्टेड है, लेकिन सीरीज में नहीं बोलेंगे इनको। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि देखो बीच में पी पॉइंट को एस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया आपने ऐसे, है ना, ऐसे आर को टी से कनेक्ट कर दिया, तो अब ये कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है? एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले मैं इसको वापस रीड्रॉ कर रहा हूं। ये ए पॉइंट है इधर, और इधर लास्ट वाला पॉइंट क्या है? बी पॉइंट। ठीक है जी। अब देखो ए के बाद में कौन सा पॉइंट आ रहा है? पी पॉइंट। तो मैंने लिखा इधर पी पॉइंट। अब पी को आपने किससे जोड़ दिया? एस से। पी को एस पॉइंट से जोड़ रखा है, तो पी पॉइंट और एस पॉइंट दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा। अगर आप वायर से कोई भी दो पॉइंट्स को किसी भी सर्किट में कनेक्ट कर देते हो सिंपल वायर से, तो उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। तो जो पी पॉइंट है और जो एस पॉइंट है उसको एक ही जगह दिखा दो। आया समझ में? पी और एस को एक ही जगह दिखाना है। फिर आएगा आर पॉइंट। ठीक है, तो ये मैं आर पॉइंट यहां पे बना देता हूं। ये लो जी आर पॉइंट। ठीक है, तो ये आर पॉइंट आ गया। फिर आर को किससे जोड़ रखा है? टी से। तो आर और टी सेम पोटेंशियल पे होंगे, इसलिए मैंने यहां पे आर और टी को एक ही पॉइंट पे दिखा रखा है। ऐसे पॉइंट्स को दिखा दिया। ये मैं आपको रीड्रॉ करके बता रहा हूं ताकि थोड़ा समझ में आए कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है। अब ए और पी के बीच में, ए और पी के बीच में कौन सा कैपेसिटर कनेक्टेड है? C1। कनेक्ट कर दो। ए और पी के बीच में C1 बना दिया। फिर P और R के बीच में कौन है? C2। P और R कहां पे? ये P रहा, ये R रहा, P और R। तो यहां पे C2 दिखा दो। ये लो जी C2। फिर R और S के बीच में कौन है? C3। R कहां पे? R ये रहा, S ये रहा। तो इसके बीच में किसको दिखाना है? C3 को दिखाना है। ये लो जी R और S के बीच में C3 को बना दिया। फिर S और T के बीच में कौन है? C4। S और T, S ये रहा, T ये रहा। तो S और T के बीच में कौन है? C4। ऐसे बना दिया। फिर T और B के बीच में कौन है? C5। ये लो जी C5 आ गया। अब इजीली बता सकते हो कि कौन कौन से कैपेसिटर सीरीज में, कौन कौन से पैरेलल में? बता सकते हो क्या? बताओ जरा। ये तीनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है? बोलो, ये तीनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में। तो C2 प्लस C3 प्लस C4 ये इनका इक्विवेलेंट आएगा। हर एक कैपेसिटर कितना बता रखा है? 2 माइक्रोफेरेड का। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया? 6 आ गया। तो ये वाला जो 6 है, मैं लिख देता हूं एक बार, CS बोल देते हैं इसको। सॉरी ये पैरेलल में है ना, तो इसको CP बोल देते हैं। तो इसको लिखेंगे C2 प्लस C3 प्लस C4 कितना? 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 6 माइक्रोफेरेड। अब इन सब का मिला के 6 आ गया, जो कि इन दोनों के साथ में सीरीज में होगा क्योंकि एक ही ब्रांच में है। तो इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1/CS इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/2 कर देंगे। 6 LCM ले लो, यह आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 3 यानी कि कितना आया? 7/6 माइक्रो, नहीं 7/6 तो 1/CS आएगा। तो CS कितना हुआ? 6/7 माइक्रोफेरेड इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? तो पहले सर्किट को ध्यान से देखेंगे कि कौन से सीरीज में है कैपेसिटर, कौन से पैरेलल में, तभी सॉल्व करना है। जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है जी, चला जाए आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इन द सर्किट बिलो। इफ ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B, 10 वोल्ट की बैटरी A और B के बीच में कनेक्ट कर दी जाए। कैलकुलेट द चार्ज ड्रॉन बाय द बैटरी बाय द सर्किट, फ्रॉम द बैटरी बाय द सर्किट। मतलब जो बैटरी है उससे कितना चार्ज, ये जो सीरीज मतलब जो भी सर्किट आपको दे रखा है, सीरीज पैरेलल जो भी है, अभी हम सॉल्व करके देखेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन कितना चार्ज खींचेगा, कितना चार्ज ड्रॉ करेगा बैटरी से, वो भी आपको कैलकुलेट करके बताना है। 10 वोल्ट की बैटरी लगानी है इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। तो ये अपनी बैटरी है, सपोज करो कितने वोल्टेज की है? 10 वोल्ट की। पहली चीज तो इसने ये कैलकुलेट करवाई है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है।
अगर आप ये जो कॉम्बिनेशन आपको कैपेसिटर्स का दे रखा है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक स्पेशल टाइप का सर्किट होता है ना। इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में देखो एक मिडिल ब्रांच होती है, इधर कैपेसिटर होगा, इधर कैपेसिटर होगा, इधर भी कैपेसिटर, इधर भी कैपेसिटर, इस तरीके का सर्किट दिखेगा। इसकी खास बात यह है कि इस सर्किट के अंदर अगर इस वाले कैपेसिटर और इस वाले कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का रेशो इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के रेशो के बराबर हो गया तो मिडिल ब्रांच, ये जो है ना मिडिल ब्रांच, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा और ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। ये इसकी खास बात होती है। मतलब आप इसको वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ोगे सर्किट को, व्हीटस्टोन ब्रिज को। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट हम रेजिस्टेंस के लिए भी लगा सकते हैं, बना सकते हैं इस तरीके से, कैपेसिटर्स के लिए भी बना सकते हैं, इंडक्टर्स के लिए भी बना सकते हैं, जो आप आगे पढ़ोगे। तो अभी तो ये याद रखना है कि आपको ये चेक करना पड़ता है व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर कि आमने सामने वाले कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस है उनका रेशियो अगर बराबर हो गया तो मिडिल ब्रांच में चार्ज या करंट फ्लो नहीं होगा और मिडिल ब्रांच एक तरह से आप सर्किट से हटा भी सकते हो। तो चेक करो यहाँ पे, ये 10 माइक्रोफेरेड है, ये 20, 10 और 20 का रेशियो कितना आया बोलो? हियर C1/C2 कितना आया? 10/20 यानी 1/2। और ये कितना है? C3 और C4, ये 5/10, ये भी कितना आया? 1/2। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, C3 और C4 का रेशियो और C1 और C2 का रेशियो बराबर है। इट मीन्स जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में, इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है। और अगर ये बैलेंस्ड है तो जो मिडिल ब्रांच है उसको आप सर्किट से रिमूव कर सकते हो, इसको हटा सकते हो। तो इस वाली ब्रांच को अगर आप हटा देते हो, इसको मान लो ये हट गई, तो क्या हुआ है यहाँ पे कॉम्बिनेशन, ये और ये कैपेसिटर सीरीज में आ गए, इसको तो भूल जाओ एक बार। तो ये और ये 10 और 20 के आ गए सीरीज में, और इधर 5 और 10 के आ गए, ये भी सीरीज में आ गए। फिर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो आपस में क्या होगा? पैरेलल में होगा। इस तरीके से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर देंगे। करते हैं, देखो ये दोनों सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1/CS इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20। एलसीएम कितना आएगा? 20, तो ये आया 2 + 1 यानी कि 3/20। तो ये 1/CS की वैल्यू है तो CS आ गया अपना 20/3 माइक्रोफेरेड। इसी तरीके से इस वाले सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या लिखोगे? 1/CS डैश बोल देते हैं इसको, 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम 10 ले लेते हैं, इधर आएगा 2 + 1 यानी कि 3/10 आ गया। सॉल्व करोगे तो CS डैश की वैल्यू आ गई 10/3 आ गई। आया समझ में? ये 10/3 माइक्रोफेरेड आ गया। ओके, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया वो आपस में पैरेलल में है, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा सर्किट का, क्योंकि ये पैरेलल में है तो डायरेक्टली इनको ऐड कर लो, यानी कि 20/3 प्लस क्या कर देंगे? 10/3 कितना आएगा? ये आएगा 30/3 यानी कि 10 माइक्रोफेरेड आ जाएगा सॉल्व करने पे। तो पहला आंसर तो ये आ गया। दूसरी चीज इसने क्या पूछी है? चार्ज ड्रॉन बाय द बैटरी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, इनका सबका मिला के टोटल कैपेसिटेंस कितना है? 10 माइक्रोफेरेड। और वोल्टेज कितना सप्लाई कर रहे हो? 10 वोल्ट। तो अगर आपको ये फाइंड करना है कि कितना चार्ज स्टोर करेगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, Q = CV। बस ध्यान ये रखना है कि C की जगह C इक्विवेलेंट आ जाएगा और V की जगह V इक्विवेलेंट आ जाएगा। V इक्विवेलेंट मतलब टोटल वोल्टेज जो आप सप्लाई कर रहे हो। तो बताओ आंसर क्या आएगा? C इक्विवेलेंट कितना है? 10 माइक्रोफेरेड और V इक्विवेलेंट कितना है? 10 वोल्ट। तो आंसर आया 100 × 10⁻⁻6 यानी कि 10⁻⁴ कूलम। ये अपना फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। बोलो आया कि नहीं आया? आसान है एकदम। चलें आगे। लो जी, अगला सवाल देखो। फिगर शोर्स 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2 ईच ऑफ 1 माइक्रोफेरेड। दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको 1 माइक्रोफेरेड बता रखा है। कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। इनिशियली स्विच एस इज क्लोज्ड। अच्छा, यहाँ पे ये जो स्विच है ये कौन सा स्विच है? इसको टैपिंग की बोलते हैं। कौन सी की है ये? टैपिंग की। इसको आप जब ऐसे टैप कर दोगे ना, ऐसे टैप कर दोगे तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, मतलब सर्किट ऑन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्लोज का मतलब बंद करना नहीं है, कहीं आप सोचिए इसको बंद कर दिया, नहीं। क्लोज का ये जो टैपिंग की है इसको क्लोज करने का मतलब है सर्किट क्या हो गया? ऑन हो गया। तो अगर ये सर्किट ऑन हो गया तो क्या होगा पहले वो समझ लेते हैं, है ना। पहले इसी को समझते हैं
ये 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, ये भी 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, और दोनों ही इस बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है, जिसका वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट है। तो पहले सोच के ये बताओ कि ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, है ना। और इस बैटरी के अक्रॉस ये पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि देखो बैटरी कौन से दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, ए और बी। और जो ये दोनों कैपेसिटर हैं, ये भी देखो इन दोनों कैपेसिटर्स की अपर प्लेट ए पे कनेक्टेड है, लोअर प्लेट बी पे कनेक्टेड है, तो हो गया ना पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होती है, वोल्टेज सेम होता है। इसका मतलब शुरुआत में इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा और इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा, कोई दिक्कत इसमें। अब आप ये भी बता सकते हो कि इन पे चार्ज कितना कितना होगा, क्योंकि Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, लगा देते हैं। चलो Q1 कितना आएगा, C1 V1। C1 कितना है 1 माइक्रोफेरेड, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, और वोल्टेज कितना है V1, V1 है 6 वोल्ट, यह आएगा 6 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम। ऐसे ही Q2 कितना आएगा बोलो, C2 V2 कितना आएगा, ये भी सेम आएगा 10 की पावर -6 इंटू 6, यानी कि 6 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। आई बात समझ में इतनी, ठीक है। अब आते हैं दूसरे केस में। आफ्टर सम टाइम स्विच एस इज लेफ्ट ओपन। ओपन का मतलब क्या है, यहाँ पे स्विच को आपने ऑफ कर दिया। अब क्या कर दिया, स्विच को ऑफ कर दिया। एंड डाइलेक्ट्रिक स्लेब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 आर इंसर्टेड टू फिल द स्पेस कंप्लीटली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द टू कैपेसिटर। अब हमने क्या किया, स्विच को तो कर दिया ऑफ, और उसके बाद में दोनों कैपेसिटर्स के बीच में कंप्लीटली क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3 के बराबर है। ये हमने किया यहाँ पे, आया समझ में, ये एक्टिविटी करी हमने, ठीक है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने से क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है या कम होता है, बढ़ता है, याद करो। अब जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा K टाइम्स इंक्रीज। K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3, तो 3 इंटू पहले कैपेसिटेंस कितना था 1 माइक्रोफेरेड, तो अब हो जाएगा 3 इंटू 1, यानी कि 3 माइक्रोफेरेड हो गया, ठीक है। ऐसे C2 डैश कितना हो जाएगा, वो भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगी कैपेसिटी, आया समझ में, यानी कि 3 माइक्रोफेरेड हो गया। अब कैपेसिटेंस दोनों का 3 गुना बढ़ गया, क्योंकि K की वैल्यू कितनी है 3 दे रखी है आपको, ठीक है जी। अब इसने बोला कि हाउ विल द चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लेब्स आर इंसर्टेड। तो ये जो स्लेब है इनको इंसर्ट करने के बाद में किस तरीके से चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस अफेक्ट होगा, ये कैलकुलेट करके बताओ। तो पहले तो चार्ज की वैल्यू देख लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करोगे चार्ज की वैल्यू। तो यहां पे एक चीज नोटिस करो, पहले वोल्टेज कितना मिल रहा था दोनों को 6 वोल्ट 6 वोल्ट। जैसे स्विच को ऑफ कर दिया, अब ये वाला जो कैपेसिटर है ना, इसका तो सर्किट से जो कनेक्शन है वो हट गया एक तरह से। ये तो अभी भी कनेक्टेड है, इसको तो 6 वोल्ट मिल ही रहा है, लेकिन क्योंकि ये हट चुका है सर्किट से, तो इसको अब देखो इसके ऊपर ना तो चार्ज आ सकता है इस बैटरी से, ना इसका चार्ज कहीं पे जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया, इसको आपने एक तरह से सर्किट से हटा दिया। तो ये वाला जो कैपेसिटर है, क्योंकि ये सर्किट से हट गया ऑफ करते हैं स्विच को, इसका मतलब इस पे जो चार्ज की वैल्यू है, जैसे इस पे चार्ज Q1 मान लो, इस पे Q2 मान लो, तो Q2 की वैल्यू सेम रह जाएगी। मतलब Q2 में कोई चेंज नहीं आएगा, जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में रहेगा। लेकिन पहला जो कैपेसिटर है, क्योंकि आपने उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, 3 माइक्रोफेरेड कर दी, और वोल्टेज सोर्स अभी भी कनेक्टेड है इसके क्रॉस, तो वोल्टेज से ये और ज्यादा चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब Q1 डैश की वैल्यू हो जाएगी C1 डैश V1 डैश। C1 डैश कितना है 3 माइक्रोफेरेड, और V1 डैश कितना है, V1 डैश मतलब अब वोल्टेज कितना मिल रहा है, तो अभी भी 6 वोल्ट मिल रहा है, तो इसको 6 लिख दो, यानी कि आ गया 18 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। यानी कि पहला कैपेसिटर और ज्यादा चार्ज हो गया। रीजन, क्योंकि इसको बैटरी से वोल्टेज मिल ही रहा है, कैपेसिटी आपने बढ़ाई दी, कैपेसिटी बढ़ने से चार्ज इसके ऊपर इंक्रीज हो गया। दूसरे वाला जो कैपेसिटर है उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, है ना, तो Q2 डैश कितना रहेगा, पहले जितना चार्ज था जो अभी हमने फाइंड किया था, कितना 6 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, उसी के बराबर होगा। चार्ज क्यों नहीं चेंज हुआ सेकंड कैपेसिटर का, बताओ सोच के, क्योंकि इसको आपने सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं वोल्टेज की। पहला जो कैपेसिटर है उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है 6 वोल्ट, है ना, तो V1 डैश तो V1 के बराबर ही है, यानी कि 6 वोल्ट के बराबर है। V2 डैश कितना होगा, इस वाले कैपेसिटर पे वोल्टेज कितना होगा, 0 नहीं बताना है। ये नहीं है कि आपने इसको सर्किट से हटा दिया तो इसमें वोल्टेज 0 हो गया, नहीं, क्योंकि ये चार्ज है भाई,
अगर ये कैपेसिटर चार्ज है तो इसकी प्लेट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी है, जिसका फॉर्मूला होगा V इक्वल टू क्यू बाई सी। याद आया? ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे। चाहे आपने इस कैपेसिटर को सर्किट से हटा दिया हो, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज होगा तो दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, जिस फॉर्मूले से सॉल्व कर लोगे आप। Q2 डैश कितना है, तो दूसरे वाले कैपेसिटर पे चार्ज पहले जितना था उतना ही है, क्योंकि वो अफेक्ट नहीं हो सकता, ना तो जा सकता है सर्किट से कहीं और ना आ सकता है। C2 डैश कितना है, C2 डैश अपना 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड। तो आंसर क्या आएगा? 2 वोल्ट अपना आंसर आएगा। मतलब दूसरा जो कैपेसिटर है उस पर वोल्टेज कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट हो जाएगा, उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने भाई फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू क्यू बाई सी, तो आपने Q तो उतना ही रखा लेकिन C को बढ़ा दिया दूसरे कैपेसिटर के लिए, तो वोल्टेज तो कम होना ही था, इसलिए वोल्टेज कम हो गया इसके ऊपर। आया समझ में? तो दोनों कंडीशन में हमने चार्ज की वैल्यू भी बता दी कि पहले कितना था बाद में कितना था, कैपेसिटेंस पहले कितना था दिया हुआ ही है, बाद में कितना है वो भी हमने कैलकुलेट कर दिया, और तीसरी चीज वोल्टेज की वैल्यू भी बता दी। सारी चीजें आ गई, सारे आंसर आ गए इसमें। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इफ ईच प्लेट हैज सरफेस एरिया A एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव प्लेट्स इज D। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हर एक प्लेट का यहाँ पे जो एरिया है वो A के बराबर है, और कोई भी दो लगातार वाली प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? D के बराबर है। ये वाला केस आपको दिया हुआ है। देखो जब भी इस तरीके से अल्टरनेट प्लेट्स कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हो, जैसे ये 1 नंबर की प्लेट और 3 नंबर की प्लेट कहाँ पे कनेक्टेड है? P पे। फिर इसके बाद में आगे 2 नंबर की प्लेट और 4 नंबर की प्लेट, ये कहाँ पे कनेक्टेड है? Q पे। जब भी इस तरीके से अल्टरनेट प्लेट्स कनेक्टेड हो तो एक चीज याद रखो कि ये एक तरह से यहाँ पे कैपेसिटर्स बन जाते हैं, और जो कैपेसिटर्स हैं वो आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ, उससे थोड़ा बेटर समझ में आएगा। मैं P और Q पॉइंट को दिखा देता हूँ पहले। ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। कैपेसिटर में क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, है ना, दोनों का एरिया बराबर होता है, और डिस्टेंस क्या होती है? दोनों के बीच में D के बराबर होती है। तो ये वाला केस होता है। ये वाली प्लेट और ये वाली जो प्लेट है, इनका एरिया क्या है? A सेम है, डिस्टेंस कितनी है? D। तो बन गया ना इनके बीच में एक कैपेसिटर। पहली प्लेट कहाँ पे कनेक्टेड है? P पे। तो एक कैपेसिटर में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, है ना, जिसकी एक प्लेट P पे कनेक्टेड है और दूसरी प्लेट Q पे कनेक्टेड है। इस तरीके से दूसरी प्लेट कहाँ पे कनेक्ट हो गई? Q पे। फिर देखो सेकंड और थर्ड प्लेट के बीच में भी एक कैपेसिटर बनेगा। सेकंड Q पे कनेक्टेड है और थर्ड P पे। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस D है और एरिया A है, इसका मतलब यहाँ भी एक कैपेसिटर बन जाएगा। तो सेकंड प्लेट Q पे है तो ये सेकंड प्लेट हो गई। अच्छा, ये है सेकंड प्लेट Q पे, और जो थर्ड प्लेट है वो P पे। थर्ड प्लेट कहाँ पे है? P पे। ऐसे जोड़ते जाओ इनको। फिर देखो थर्ड और फोर्थ के बीच में, देखो थर्ड कहाँ पे कनेक्टेड है? P पे, और फोर्थ कहाँ पे कनेक्टेड है? Q पे। इनके बीच में भी एक कैपेसिटर बनेगा। तो थर्ड कहाँ पे कनेक्टेड है? P पे, ये थर्ड है, और फोर्थ कहाँ पे कनेक्टेड है? Q पे। अब बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ना। अच्छा, एक चीज और नोटिस करो, कितनी प्लेट्स लगा रखी है यहाँ पे? 1 2 3 4, 4 प्लेट्स लगा रखी हैं, तो कितने कैपेसिटर बने? 3। तो अगर मैं 6 प्लेट्स लगा देता तो कितने कैपेसिटर बनते? 5। एक कम बनेगा, है ना। n-1 कैपेसिटर बनेंगे। अगर n प्लेट्स को आपने अल्टरनेटली इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है तो उनके बीच में जो कैपेसिटर्स बनते हैं वो कितने बनते हैं? n-1 कैपेसिटर बनते हैं। तो कितनी भी प्लेट दिखा दे बता सकते हो इजीली। ये सर्किट बनाना जरूरी है क्या बार बार? नहीं, सीधा बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? तो हर एक कैपेसिटर की जो, देखो यहाँ पे जो भी कैपेसिटर बने हैं इनकी प्लेट्स का एरिया तो A ही है और डिस्टेंस D है। तो हर एक जो कैपेसिटर है मैं इनको C1 C2 और C3 बोल देता हूं, सपोज करो। तो C1 C2 और C3 ये तीनों बराबर ही आएंगे। कितना? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये इनका कैपेसिटेंस होगा। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि 3 इंटू ये तीनों की वैल्यू बराबर, ये देखो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, है ना। ये आपका आंसर आ गया 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा कॉम्बिनेशन का। यहाँ पे फायदा क्या हुआ है? इस तरीके से इनको कनेक्ट करने से फायदा क्या हुआ? देखो अगर यहाँ पे
इन प्लेट्स को इस तरीके से कनेक्ट करने से अगर 3 कैपेसिटर बन रहे हैं तो एक्चुअल में अगर 3 कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में लगाते, 3 कैपेसिटर्स को ध्यान से समझना, अगर हम पैरेलल में लगाते तो हमें कितनी प्लेट्स यूज करनी पड़ती? अगर हम 3 कैपेसिटर अलग अलग बनाते और उनको पैरेलल में लगाते तो हमें कितनी प्लेट्स यूज करनी पड़ती? 6। 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहां पे क्या फायदा हुआ? 4 कैपेसिटर, ये जो 4 प्लेट्स हैं इन्हीं को लगाने से हम 3 कैपेसिटर ऑब्टेन कर पा रहे हैं, मतलब 6 की जगह हमें सिर्फ 4 प्लेट लगानी पड़ रही है। फायदा हो गया ना हमें, इसलिए हम ऐसे करते हैं। एक्चुअल में जब सीरीज या पैरेलल में लगाते हैं ना कैपेसिटर्स को, तो पैरेलल में ऐसे कनेक्ट करते हैं। जब भी हमें पैरेलल में, मान लो 10 कैपेसिटर्स को पैरेलल में दिखाना है तो हम इस तरीके से अलग अलग प्लेट्स को अल्टरनेटली कनेक्ट कर देंगे तो ये भाई कैपेसिटर बन जाएंगे। तो अगर 10 कैपेसिटर बनाने हैं पैरेलल में तो कितनी प्लेट यूज करनी पड़ेंगी? 11 प्लेट, है ना, एक ज्यादा। 11 प्लेट यूज करोगे तो n-1 यानी कि 10 कैपेसिटर बनेंगे। 4 प्लेट यूज करोगे तो 4-1 यानी कि 3 कैपेसिटर बनेंगे। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आया समझ में? बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।